नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने का बड़ा दांव चल दिया, जिसके बाद गृह मंत्री ने एक और चुनावी वादा पूरा करने का वादा किया। शाहजहां शेख से जुड़े मामले की सीबीआई जांच रोकने की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची पश्चिम बंगाल सरकार को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब कोर्ट ने जांच रोकने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के आदेश पर ज्ञानवापी के बाद अब एमपी के धार जिले में भोजशाला मस्जिद का भी एएसआई सर्वे होगा और यूपी के गाजीपुर में बारातियों से भरी एक बस पर बिजली की हाई टेंशन तार गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर चल रहा सियासी घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। वहां के सिलीगुड़ी में उस वक्त बवाल हो गया जब संदेश खाली में रहने वाली महिलाओं पर हुए अत्याचार के विरोध में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस वालों से भी उलझ गए। इसके बाद पुलिस ने हालात संभालने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया और दौड़ा कर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। पुलिस के इस एक्शन से वहां भगदड़ मच गई। प्रदर्शन में शामिल एबीवीपी के कई कार्यकर्ता पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों की लाठियों से बचने के लिए भागते दिखाई दिए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें पुलिस के लोग प्रदर्शनकारियों पर डंडों की बारिश करते नजर आए। कुछ लोग तो बचकर भाग निकले, लेकिन जो लोग पुलिस के हत्थे चढ़े उनकी बुरी तरह पिटाई की गई। वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस के जवान प्रदर्शन में शामिल एक लड़के पर लाठी बरसाते दिखे, जबकि एक दूसरी तस्वीर में पुलिस के लोग प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते और उन पर लाठी चलाते नजर आए। पुलिस से बचने के चक्कर में एक प्रदर्शनकारी तो गिर गया। इसके बाद पुलिस ने उसकी जमकर खातिरदारी की। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में कुछ पुलिस वाले एबीवीपी के कार्यकर्ता को पकड़े नजर आए। वो लोग उसे धक्का देकर आगे ले जाने की कोशिश करते रहे। तभी अर्धसैनिक बल का एक जवान दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और उसने उस पर लाठी चला दी। लाठी लगते ही वो प्रदर्शनकारी मुंह के बल सड़क पर गिर गया। बाद में पुलिस के लोग उसे उठाने की कोशिश करते रहे, लेकिन चोट की वजह से वो बेसुध दिखाई दिया और बाद में उसे उठाकर पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया। पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। यह हंगामा तब हुआ जब संदेश खाली के मुद्दे पर बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता राज्य की ममता सरकार का विरोध करने के लिए सड़क पर उतर आए। लेकिन हालात तब बेकाबू हो गए जब प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर लगाए पुलिस के बैरिकेड को हटाना शुरू कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में एबीवीपी के लोग बैरिकेड को जोर जोर से हिलाते दिखाई दिए। थोड़ी देर में उन लोगों ने बैरिकेड को गिरा दिया। इसी वजह से पुलिस ने हालात संभालने के लिए और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे पहले बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता हाथों में बैनर, पोस्टर और पार्टी का झंडा लेकर सड़क पर आगे बढ़ते दिखाई दिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात नजर आए। पहले तो पुलिस के अधिकारियों ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को रोकने की कोशिश की। इस पर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और वो पुलिस के जवानों से ही भिड़ गए। लेकिन जब बात बिगड़ने लगी तो पुलिस ने उन पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों को उठाकर हटाते नजर आए। हम विद्यार्थी कार्यकर्ता है, विद्यार्थी कार्यकर्ता के साथ कैसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, देखिए आप लोग सब। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। हालांकि पुलिस ने सख्ती दिखाकर हालात को संभाल लिया। यही नहीं, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में ले लिया। लेकिन संदेश खाली पर बंगाल में सियासी बवाल जारी रहा, क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश कर रही हैं। इसीलिए पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। सिलीगुड़ी में यह सारा बवाल बंगाल में टीएमसी के 42 उम्मीदवारों की लिस्ट आने के अगले ही दिन हुआ और एक बार फिर संदेश खाली का मुद्दा गर्मा गया। संदेश खाली बंगाल के उत्तर 24 परगना का एक विधानसभा क्षेत्र है और बंगाल के बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। और टीएमसी ने वहां से 2019 में जीत हासिल कर चुकी नुसरत जहां का टिकट काट दिया और हाजी नूरुल इस्लाम को टिकट दिया। और कहा गया कि इसकी वजह संदेश खाली विवाद है, क्योंकि नुसरत जहां पर संदेश खाली मामले की अनदेखी का आरोप लगा था और इसी वजह से नुसरत जहां का टिकट कट गया। संदेश खाली की भौगोलिक स्थिति इसे बंगाल के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से अलग करती है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का हिस्सा है और वहाँ के 104 टापुओं में एक टापू है। जब नदियां समुद्र से मिलती हैं तो वो अपने साथ बहाकर लाए गए मिट्टी, कंकड़ और पत्थर को समुद्र के किनारे छोड़ देती हैं और इसे ही डेल्टा कहते हैं। और सुंदरबन तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। और यहाँ भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश की मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और इस बीच संदेश खाली मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा, क्योंकि कोर्ट ने बंगाल सरकार की उस याचिका पर ही सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें संदेश खाली मामले की सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
और कोर्ट के इस रुख से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा। पिछले दिनों कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली मामले की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था। इसके बाद ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन बंगाल सरकार को यहां से भी राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बंगाल सरकार की याचिका पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने ये पूछ लिया कि इतने दिनों तक पुलिस आखिर शाहजहां शेख को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख काफी दिनों तक फरार था। करीब 55 दिन तक फरार रहने के बाद बंगाल की पुलिस ने 29 फरवरी को उसे गिरफ्तार किया था। इन 55 दिनों तक शाहजहां शेख कहां छिपा रहा, ये बात किसी को नहीं पता। शुरू में बंगाल सरकार ने मामले की जांच सीआईडी को सौंपी थी, हालांकि ईडी ने इसका विरोध करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया था। इधर हरियाणा में सोनीपत के मुरथल इलाके में एक शराब कारोबारी की सरेआम हुई हत्या से पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। एक ढाबे के बाहर दिन दहाड़े कुछ बदमाशों ने उस शराब कारोबारी को गोलियों से छलनी कर दिया। दिल दहला देने वाली इस वारदात का एक वीडियो भी सामने आया, जिसे देखने के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पिछले महीने की 19 तारीख को ही एक स्क्रैप कारोबारी की रोहतक में एक ढाबे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस घटना के करीब 20 दिन बाद एक बार फिर हरियाणा में एक कारोबारी की हत्या से पूरे राज्य में सनसनी मच गई, क्योंकि दिन के उजाले में बदमाशों ने जिस तरह से उस शराब कारोबारी को गाड़ी से खींचकर गोलियां मारी, उसे देखकर लोगों के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। कारोबारी की हत्या करने के लिए बदमाशों ने उन पर 1-2 नहीं बल्कि गोलियों की बारिश कर दी। इसमें करीब 20 से ज्यादा गोलियां चली। शराब कारोबारी का नाम सुंदर मलिक उर्फ सुंदरा बताया गया। पुलिस के मुताबिक वो सोनीपत के गोहाना इलाके में रहते थे। हत्याकांड को सुबह करीब 8:30 बजे अंजाम दिया गया। जो वीडियो सामने आया उसमें एक ढाबे के बाहर काले रंग की एक कार खड़ी दिखाई दी। तभी वहां पिस्तौल लेकर 2 बदमाश पहुंचे और वो दोनों उस कार को घेरते नजर आए। एक बदमाश ने कार का दरवाजा खोला और उसमें गोलियां दागनी शुरू कर दी। इसी बीच पीछे खड़े उनके साथी ने कार के पीछे का दरवाजा खोला और उसने भी कार में फायरिंग शुरू कर दी। गोली चलते ही कार के अंदर से कारोबारी सुंदर मलिक नीचे गिरते दिखाई दिए। जमीन पर गिरने के बाद वो शूटरों से बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन वो दोनों बदमाश उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे। हालांकि वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाए और जमीन पर गिर गए। इसी दौरान उन्होंने एक बदमाश को पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। मतलब शराब कारोबारी सुंदर मलिक ने हत्या करने आए दोनों शूटरों के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि वो गोली चला रहे बदमाशों से अकेले ही भिड़ गए। उन्होंने उन पर दनादन गोली चला रहे एक बदमाश को दबोच भी लिया और देखकर ऐसा लगा जैसे वो उन बदमाशों को वहां से भागने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन हथियारों से लैस उन दोनों शूटरों के आगे उनकी एक न चली। जमीन पर गिरे अपने साथी को छुड़ाने के लिए एक बदमाश बिना रुके सुंदर मलिक पर गोलियों की बौछार करता रहा। वो चारों तरफ से घूम घूम कर कारोबारी पर गोली चलाता नजर आया। पकड़ कमजोर होते ही दूसरा बदमाश कारोबारी सुंदर मलिक की गिरफ्त से छूट गया, लेकिन जमीन पर गिरने और कारोबारी से हुए झगड़े की वजह से उसके पैर में चोट लग गई। खड़ा होने के बाद वो अपनी चोट को देखने में जुटा रहा, जबकि उसका साथी कारोबारी सुंदर मलिक के सिर में नजदीक से गोलियां मारता दिखाई दिया। उस बदमाश ने 1-2 नहीं बल्कि सुंदर मलिक पर कई गोलियां दागी। बाद में दोनों बदमाश पैदल ही बड़े आराम से वहां से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक दोनों बदमाश सुंदर मलिक की हत्या करने के लिए वहां सफेद रंग की कार से पहुंचे थे। वीडियो में हत्यारों की वो कार भी नजर आई जो वारदात के वक्त वहीं खड़ी थी। दावा किया गया कि इसी कार में वो दोनों शूटर अपने तीसरे साथी के साथ वहां से फरार हो गए। और इस वारदात के कुछ ही घंटों बाद हिमांशु भाऊ नाम के गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि शराब कारोबारी सुंदर मलिक की हत्या पूरी प्लानिंग के तहत की गई। दावा किया गया कि शूटरों को मुरथल में एक ढाबे के बाहर कारोबारी के कार में बैठे होने की जानकारी पहले से थी और उसी दौरान फिल्मी स्टाइल में 2 शूटरों ने सुंदर मलिक को गोलियों से भून दिया। सुबह के वक्त अंजाम दी गई इस वारदात के दौरान बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी और उसकी वजह से पूरा इलाका काफी देर तक थर्राता रहा। इस हत्याकांड के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर भाऊ गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट में भाऊ रितोलिया, नीरज फरीदपुर, काला करीमपुरिया और सौरभ गाडोली गैंग के नाम भी लिखे दिखाई दिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक भाऊ गैंग को अमेरिका में छिपा हिमांशु भाऊ नाम का गैंगस्टर चलाता है। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि सुंदर मलिक नीतू डाबोडिया नाम के गैंग के शूटर थे और वो बाद में शराब के कारोबार में उतर गए थे। सीसीटीवी का भी विश्लेषण किया जा रहा है। मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि 2 से 3 व्यक्ति। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शराब कारोबारी सुंदर मलिक पहले से ही बदमाशों के निशाने पर थे। पिछले साल सितंबर में उनकी शराब की एक दुकान पर 4 बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि पैसों की उगाही के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। उधर बड़ी खबर आई दिल्ली से, जहां केंद्र सरकार ने देश भर में CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करने के लिए
नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसे केंद्र सरकार का बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जा सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए पर अधिसूचना जारी करने की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि इस कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए अल्पसंख्यकों को वहां की नागरिकता मिल जाएगी। यानी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद 3 पड़ोसी मुस्लिम देशों से आए गैर मुस्लिम लोगों को भारत की नागरिकता हासिल करना आसान हो जाएगा। देश भर में सीएए लागू होने की खबर मिलते ही जश्न भी शुरू हो गया। और पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोगों ने नाचना गाना शुरू कर दिया। एक मंदिर के सामने इकट्ठा होकर मतुआ समुदाय के लोगों ने ढोल बजाकर जश्न मनाया और अपनी खुशी का इजहार किया। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोगों की अच्छी खासी संख्या है। ये सभी लोग लंबे वक्त से भारत में स्थायी नागरिकता दिए जाने की मांग कर रहे थे और सीएए लागू हो जाने के बाद इन्हें भारत की नागरिकता देने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया, क्योंकि सीएए के तहत भारत के 3 पड़ोसी मुस्लिम देशों से आए गैर मुस्लिम लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी जिन्होंने दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत में शरण ली हो। 5 साल पहले ही नरेंद्र मोदी सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया था, लेकिन विरोध के बाद यह कानून ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने सीएए लागू करके बहुत बड़ा दांव चल दिया। हालांकि इसके साथ ही पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली, लखनऊ और गुवाहाटी में पुलिस की टीम जगह जगह तैनात हो गई और सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च किया। असम के गुवाहाटी शहर में भारी संख्या में पुलिस और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जवान तैनात दिखाई दिए। कुछ संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया। सीएए पर नोटिफिकेशन जारी होते ही उत्तर प्रदेश में भी पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। राजधानी लखनऊ में पुलिस की टीम फ्लैग मार्च करती नजर आई। उत्तर प्रदेश में डीजीपी ने संवेदनशील जिलों में ज्यादा फोर्स की तैनाती के निर्देश जारी कर दिए। पूरे राज्य में पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी करने के भी निर्देश दे दिए गए। देश की राजधानी दिल्ली में भी पुलिस अलर्ट हो गई। शाहीन बाग इलाके में पुलिस की टीम ने फ्लैग मार्च किया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की साइबर विंग भी अलर्ट हो गई। सोशल मीडिया पर पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी। लोगों से झूठी और भ्रामक पोस्ट शेयर न करने की अपील की गई। दिल्ली का शाहीन बाग वही इलाका है जो 2019 में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन का केंद्र बन गया था। लेकिन सीएए को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान भी शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के नेता सीएए के मुद्दे पर भिड़ गए। बीजेपी ने केंद्र सरकार के फैसले को बहुत बड़ा कदम बताया, जबकि महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इस फैसले को बीजेपी का सियासी खेल बता दिया। जो भी संकल्प लिया था, एक एक को चुन चुन कर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारी चीजों को पूरा किया गया है, उसकी एक कड़ी है सीएए, नागरिक संशोधन बिल। एक खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है। अभी जब तक चुनाव है तब तक ये सीए खेलने दो। इधर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ वारंट जारी हो गया। मालेगांव धमाका मामले में आरोपी बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एनआईए कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर दिया। इससे पहले सुनवाई के दौरान खराब सेहत का हवाला देकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कोर्ट में पेश नहीं हुई थी, लेकिन अदालत ने उनकी ये दलील नामंजूर कर दी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में आने वाले 2 दिनों के लिए भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। मतलब आने वाले 2 दिन जम्मू कश्मीर के लिए परेशानी भरे हो सकते हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तरी कश्मीर में चट्टान खिसकने को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी। बेंगलुरु में पीने के पानी की समस्या को देखते हुए कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद बढ़ गया। कर्नाटक सरकार ने दावा किया कि कावेरी नदी के पानी पर उनका अधिकार है और वो तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी नहीं देंगे। कावेरी नदी का जलस्तर गिरने की वजह से ही बेंगलुरु में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर राज्य की सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ रोज पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान कुछ विधायकों को अपने पाले में करके बीजेपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश की थी। और इसी के विरोध में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। इस विरोध प्रदर्शन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्य में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिमा सिंह समेत कई कैबिनेट मंत्री और बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए।
वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मशाल जुलूस लेकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे विरोध करते दिखाई दिए। इस दौरान कांग्रेस के लोग हाथों में बीजेपी के खिलाफ नारे लिखे तख्तियां लिए नजर आए। लोकतंत्र की हत्या जो करने की कोशिश हो रही है उसके संदर्भ में आज हमारा ये लोकतंत्र बचाओ विशाल मार्च हो रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने ताकत और पैसे के दम पर पार्टी के कई विधायकों को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन उसका ये ऑपरेशन फेल हो गया। भाजपा जो है वो पूरे देश में अब तो एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि ये किसी को देखना ही नहीं चाहते दूसरी सरकारों को। कांग्रेस ने दावा किया कि राज्य की जनता उसके साथ है और इस लोकसभा चुनाव में हिमाचल के लोग बीजेपी को इसका करारा जवाब देंगे। इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण गिराने के दौरान बवाल करने वालों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। एक रोज पहले लखनऊ के अकबर नगर में अवैध निर्माण गिराने पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ वहां रहने वाले लोगों की झड़प हो गई थी, क्योंकि जैसे ही अवैध तरीके से बनी एक 3 मंजिला इमारत गिराई गई, वहां अफरा तफरी मच गई। लखनऊ में शहरी विकास का काम देखने वाली संस्था एलडीए ने इस इमारत पर एक्शन लिया। ये 3 मंजिला भारी भरकम इमारत ताश के पत्तों की तरह चंद सेकंड में जमींदोज हो गई। इमारत के गिरते ही वहां चारों तरफ मलबा बिखर गया और धूल उड़ती दिखी, लेकिन चीख पुकार के बीच किसी ने वहां ये अफवाह फैला दी कि इमारत के मलबे में कुछ लोग दब गए। इसके बाद गुस्साए लोगों ने एलडीए और पुलिस की टीम को निशाना बनाया। गुस्साए लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। नहीं, कोई घायल नहीं हुआ है, बिल्कुल अफवाह फैलाई गई और अफवाह के चलते पत्थरबाजी की। हालांकि बाद में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को वहां तैनात कर दिया गया। एलडीए ने इस बवाल के बाद वहां मौजूद 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। इन सभी पर भीड़ को उकसाने और उपद्रव कराने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक अकबर नगर में जो इमारत गिराई गई वो फर्नीचर गोदाम थी और उसका निर्माण अवैध तरीके से कराया गया था। इस बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अचानक पहाड़ खिसकने से दहशत मच गई। जम्मू कश्मीर में पहाड़ खिसकने से डोडा किश्तवाड़ नेशनल हाईवे बंद हो गया। ये घटना हाईवे पर मौजूद खिलानी सुरंग के नजदीक हुई, जहां पहाड़ से भारी मलबा नीचे गिरा और उसकी वजह से गाड़ियां जहां तहां फंस गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही वो 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लगभग 6,000 रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मौजूदा समय में पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यूपी के बरेली में 2010 में हुए दंगों के मास्टरमाइंड माने जाने वाले मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। कोर्ट ने बुधवार तक उन्हें गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया। सूत्रों के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कर्नाटक के मैसूरू में इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस ने एसबीआई की एक ब्रांच के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्टेट बैंक की उस शाखा को घेर लिया और नारेबाजी करते हुए एसबीआई की शाखा के बाहर सड़क पर बैठ गए। हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर प्रदर्शन के लिए पहुंचे युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वहां से खदेड़ने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता वहां मौजूद पुलिस वालों से भिड़ गए। हंगामा करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस वाले बस में बैठाकर ले गए। इस दौरान वो बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। भारत में 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना लागू की गई थी। इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता था। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में देश भर में एसबीआई की पहले से तय की गई 29 शाखाओं से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते थे और राजनीतिक दलों को इसके जरिए चंदा दिया जा सकता था। ये बॉन्ड 1000 से 1 करोड़ रुपए तक के हो सकते थे। और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिलने के बाद 15 दिनों के अंदर राजनीतिक दलों को इन्हें भुनाना होता था। लेकिन चुनावी चंदे में पारदर्शिता की कमी के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एसबीआई को कड़ी फटकार लगा दी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एसबीआई को मंगलवार शाम तक इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देने के आदेश दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही एसबीआई को चुनावी चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देने के निर्देश दिए थे। लेकिन एसबीआई ने इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सख्त लहजे में पूछ लिया कि बीते 26 दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई ने क्या क्या कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे पूछा कि एसबीआई के अफसरों ने कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया। इसके बाद एसबीआई की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर उनके पास सूचनाओं के 2 सेट यानी 2 तरह की जानकारी और उन दोनों सेट की सूचनाओं के मिलान के बाद ही साफ साफ पता चल पाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया।
एसबीआई ने सुनवाई के दौरान बताया कि चुनावी चंदे के लिए खरीदे गए कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड की तारीख और खरीदार का नाम एक साथ उपलब्ध नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग को जानकारी देने में देरी हुई। यानी सुप्रीम कोर्ट को एसबीआई ने ये बताया कि चुनावी चंदे का सही हिसाब किताब लगाने में वक्त लगेगा। और इसके बाद एसबीआई ने कोर्ट से एक बार फिर और ज्यादा समय की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि मंगलवार शाम तक किसी भी हाल में चुनावी चंदे पर पूरी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दें। उधर पाकिस्तान में चुनाव के नतीजे आने के करीब एक महीने बाद भी वहां बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने चुनावों में धांधली का आरोप लगाकर वहां अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया। और इस विरोध की जो तस्वीरें पाकिस्तान के पेशावर से आई, उनमें लोगों का भारी हुजूम दिखाई दिया। पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थक झंडे और इमरान खान के पोस्टरों के साथ पहुंचे। कुछ पोस्टरों के जरिए इमरान को जेल से रिहा करने की अपील की गई। इमरान खान के समर्थकों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना ने जानबूझकर पीटीआई को हराने की साजिश रची थी। पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए चुनावों में इमरान की पार्टी पीटीआई के समर्थन वाले 93 उम्मीदवारों को जीत मिली थी। वो अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए। यही वजह रही कि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी के गठबंधन में शहबाज शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन उनके शपथ ग्रहण के बाद तो इमरान खान के समर्थकों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। वो पाकिस्तान के पेशावर, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत कई शहरों में सड़कों पर उतर आए। पेशावर से आई एक और तस्वीर में दिखा कि पीटीआई कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों में सवार होकर एक सड़क पर नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि इस दौरान पुलिस ने सख्ती करते हुए उनमें कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इस बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला परिसर में एएसआई के सर्वे को मंजूरी दे दी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार जिले में मौजूद भोजशाला परिसर का एएसआई सर्वे कराने की मंजूरी दे दी। हिंदू पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने यह आदेश दिया, जबकि मुस्लिम पक्ष भोजशाला परिसर को मस्जिद बताता है। चुनाव आयोग में 2 आयुक्तों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि केंद्र सरकार को आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से रोक दिया जाए। राजस्थान की चुरू लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद राहुल करसवा पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। वो 2019 से पहले 2014 में भी चुरू लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और माना जा रहा है कि इसी से नाराज होकर उन्होंने चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन थाम लिया। उधर क्रिकेटर यूसुफ पठान को टीएमसी से टिकट मिलते ही बंगाल में बंगाली बनाम बहारी की सियासत तेज हो गई। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। इससे पहले ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी को बाहरी बताते हुए उस पर हमला किया था। लेकिन जैसे ही टीएमसी ने यूसुफ पठान को बंगाल की बहरमपुर सीट से टिकट दिया, बंगाल में बंगाली बनाम बाहरी पर सियासत गर्मा गई। एक दिन पहले ही टीएमसी ने बंगाल की 42 की 42 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था। ममता ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इन नामों का ऐलान किया था। ममता बनर्जी के साथ पार्टी के सभी 42 उम्मीदवार हाथ हिलाते हुए लोगों के बीच पहुंचे थे और इनमें क्रिकेटर यूसुफ पठान भी शामिल थे। यूसुफ पठान के टीएमसी की ओर से चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने खुलकर टीएमसी पर निशाना साधा। जिनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है तो बंगाल, बिहार से, झारखंड से, क्या बोले, उड़ीसा से, गुजरात से उनको कैंडिडेट लाना पड़ रहा है। टीएमसी ने यूसुफ पठान को कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी की सीट से मैदान में उतारा और अधीर ने भी यूसुफ पठान के बाहरी होने का मुद्दा उठाया। यूसुफ पठान के बारे में ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती। विरोधियों ने निशाना साधा तो खुद यूसुफ पठान ने जवाब दिया, आपने मुझे कब से आउटसाइडर बना दिया। धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले 42 साल के यूसुफ पठान गुजरात के बड़ौदा के रहने वाले हैं। 2021 में वो क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और टीएमसी से टिकट मिलने के बाद वो अपनी सियासी पारी की शुरुआत करने वाले हैं। उनका मुकाबला बहरमपुर से 5 बार के सांसद रह चुके अधीर रंजन चौधरी से हो सकता है, क्योंकि बहरमपुर सीट पर अधीर रंजन चौधरी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। ये सीट बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की 3 सीटों में एक है। बहरमपुर मुर्शिदाबाद जिले का मुख्यालय भी है और भगीरथी नदी के किनारे बसा है, क्योंकि भगीरथी नदी मुर्शिदाबाद जिले को 2 हिस्सों में बांटती है और बहरमपुर भगीरथी नदी के उसी किनारे पर बसा है। वैसे तो मुर्शिदाबाद जिले में 3 लोकसभा क्षेत्र हैं। बहरमपुर इस जिले का मुख्यालय भी है और लोकसभा क्षेत्र भी, और इसीलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि मुर्शिदाबाद भारत बांग्लादेश बॉर्डर के नजदीक है और आजादी से पहले एक लंबे वक्त तक पूरा बंगाल यहीं से चलता था, क्योंकि मुर्शिदाबाद वहां की राजधानी थी। और उसी मुर्शिदाबाद के मुख्यालय यानी बहरमपुर से ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को टिकट दिया, क्योंकि भले ही 2019 में अधीर रंजन चौधरी ने ये सीट जीत ली थी, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में बहरमपुर में कांग्रेस का जादू नहीं चला था, क्योंकि बहरमपुर में आने वाली विधानसभा की 7 सीटों पर कांग्रेस हार गई थी।
इन 7 सीटों में 6 पर टीएमसी जीती थी और 1 पर बीजेपी ने कब्जा किया था। यानी भले ही अधीर रंजन 2019 में खुद बहरमपुर सीट से जीत गए थे, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में वो अपने क्षेत्र की एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं डाल पाए थे। और माना जा रहा है कि इसी के बाद ममता बनर्जी ने बहरमपुर में अधीर को घेरने की रणनीति बनानी शुरू कर दी थी और यूसुफ पठान को टिकट देकर उन्होंने बहरमपुर में मजबूत दावेदारी पेश कर दी। क्योंकि टीएमसी के लिए बंगाल की बहरमपुर सीट जीतने का मतलब बंगाल में कांग्रेस की आखिरी उम्मीद खत्म करने जैसा होगा। बड़ी बात यह कि बहरमपुर के अलावा टीएमसी ने मुर्शिदाबाद जिले की बाकी 2 सीटों पर भी मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और ममता बनर्जी ने जता दिया कि वो मुर्शिदाबाद जिले की 3 सीटों पर जीत हासिल करना चाहती हैं। क्योंकि आजादी से पहले हो या बाद में बंगाल का यह जिला सत्ता का अहम केंद्र रहा। नवाब सिराजुद्दौला के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से हारने से पहले यह पूरे बंगाल की राजधानी थी और नवाब मुर्शिद कुली खां के नाम पर इसका नाम मुर्शिदाबाद रखा गया था। लेकिन नवाब सिराजुद्दौला के प्लासी का युद्ध हारने के बाद कोलकाता को बंगाल की राजधानी बना दिया गया था। लेकिन कोलकाता के बंगाल की राजधानी होने के बावजूद ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में अपनी ताकत बढ़ाना चाहती हैं। क्योंकि मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर लोकसभा सीट से ही पहली बार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। इससे पहले वो बंगाल की बोलपुर सीट से लड़े थे और हार गए थे। तब की मीडिया रिपोर्ट में लिखा गया कि प्रणब मुखर्जी वो चुनाव लड़ने के लिए जिद पर अड़ गए थे और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जिद के सामने झुकना पड़ा था। इसके अलावा 2019 से पहले मुर्शिदाबाद सीट पर भी टीएमसी का कभी कब्जा नहीं रहा, क्योंकि इस सीट पर पहले कांग्रेस और फिर लेफ्ट के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई थी। माना जा रहा है कि इसीलिए ममता बनर्जी ने जंगीपुर, मुर्शिदाबाद और बहरमपुर 3 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और मुर्शिदाबाद की 3 सीटों पर कड़ी दावेदारी पेश करने की कोशिश की। इन 3 सीटों में बहरमपुर सीट सबसे अहम है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी को एक बार फिर बहरमपुर से टिकट दे सकती है, क्योंकि बहरमपुर सीट को अधीर का गढ़ माना जाता है। और बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में आने वाली बहरमपुर सीट पर अधीर रंजन चौधरी 1999 से चुनाव जीत रहे हैं। मुर्शिदाबाद जिले में लोकसभा की 3 सीटें हैं, जंगीपुर, बहरमपुर और मुर्शिदाबाद। 2019 में इन 3 में 2 तो टीएमसी के खाते में गई थी, लेकिन 1 पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। और कहा गया कि अधीर रंजन इस सीट से इसलिए चुनाव जीते थे क्योंकि बहरमपुर सीट पर मुस्लिम मतदाताओं का वोट निर्णायक माना जाता है। यानी मुस्लिम मतदाताओं ने अधीर की जीत में बड़ा रोल निभाया। आंकड़े तो यही बताते हैं और खुद अधीर रंजन ने इस ओर इशारा किया, क्योंकि उन्होंने खुलकर बोल दिया कि यूसुफ पठान को ध्रुवीकरण की रणनीति के तहत टिकट दिया गया। यहाँ उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। यानी यूसुफ पठान को बंगाल की बहरमपुर सीट से टिकट मिलते ही सारा फोकस इस सीट पर शिफ्ट हो गया और वहां के 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं के वोटों पर नजर टिक गई, क्योंकि 2011 की जनगणना के मुताबिक बहरमपुर में करीब 52% मुस्लिम मतदाता हैं और 13% आबादी दलित समुदाय की है। और इसीलिए अधीर रंजन चौधरी ने यूसुफ पठान के टीएमसी का उम्मीदवार बनने पर उंगली उठाई। अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच कई बार जबानी जंग छिड़ चुकी है। बंगाल में सीट शेयरिंग पर बातचीत के दौरान भी अधीर ने कई बार ममता बनर्जी पर निशाना साधा था और संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरने वाले नेताओं में शामिल हो गए थे। यही नहीं, संदेश खाली जाने के लिए वो भी पुलिस वालों से वैसे ही भिड़ गए थे जैसे बीजेपी के नेता भिड़े थे। यानी एक तरफ बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी सीट शेयरिंग पर बात कर रहे थे, तो दूसरी ओर अधीर रंजन चौधरी ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। माना जा रहा है कि इस वजह से ममता बनर्जी और अधीर रंजन के बीच की खाई गहरी होती गई। खबर तो ये भी आई कि बंद कमरे में हुई एक बैठक में ममता ने पार्टी नेताओं से बोल दिया था कि इस बार वो हर कीमत पर बहरमपुर सीट जीतना चाहती हैं और इसीलिए ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को अधीर रंजन की सीट बहरमपुर से मैदान में उतार दिया, क्योंकि 2019 के चुनाव में अधीर के सामने टीएमसी के अपूर्व सरकार खड़े थे, लेकिन इस बार बहरमपुर सीट पर टीएमसी ने मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा किया और इस वजह से बहरमपुर में मुस्लिम समुदाय का वोट बढ़ सकता है, क्योंकि यूसुफ पठान जाना माना चेहरा भी हैं और मुस्लिम समुदाय के भी हैं। यही नहीं, वो आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेल चुके हैं। यानी बंगाल में टीएमसी ने यूसुफ पठान के चेहरे को सामने करके बड़ा दांव खेला। कर्नाटक सरकार ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने दावा किया कि गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी में ऐसे रंगों का इस्तेमाल होता है जो खतरनाक केमिकल से बने होते हैं और इन्हें खाने पर कैंसर समेत कई बीमारियां हो सकती हैं। इससे पहले गोवा में भी गोभी मंचूरियन पर बैन लग चुका है। श्रीलंका की नौसेना ने केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के 22 मछुआरों को रिहा कर दिया। रिहा हुए सभी मछुआरे गलती से श्रीलंका की सीमा में चले गए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के सफल परीक्षण पर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस मिसाइल से जुड़े मिशन दिव्यास्त्र का जिक्र कर रक्षा क्षेत्र में इसे बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। इधर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लोगों से भरी एक बस के ऊपर हाई टेंशन तार गिरने से वहां चीख पुकार मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की जान चली गई और कई लोग बुरी तरह झुलस गए। बताया गया कि यह घटना उस वक्त हुई जब वो बस करीब 40 बारातियों को लेकर एक कच्चे रास्ते से गुजर रही थी और इसी दौरान हजारों वोल्ट के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से उसमें भीषण आग लग गई। तस्वीरों में दिखा कि आग की भयंकर लपटें उस बस के हर हिस्से तक पहुंच गई। बस से लगातार निकल रहा धुआं आसमान में काफी दूर तक देखा गया। आग की खबर मिलते ही आसपास के गांवों के लोग वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन खौफनाक लपटों में घिरी उस बस के करीब जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। कुछ लोग दूर खड़े होकर वीडियो बनाते नजर आए। हालांकि इसी बीच दमकल विभाग को भी सूचना दे दी गई, लेकिन जब उसे आने में देरी हुई तो इलाके के ही कुछ लोगों ने मोर्चा संभाल लिया। वो उस कच्चे रास्ते के किनारे पर मौजूद नहर में उतर गए और वहां से बाल्टियों में भरकर पानी फेंकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में इसका असर भी दिखाई दिया। कड़ी मेहनत के बाद वो लोग बस में लगी आग को बुझाने में कामयाब हो गए। बताया गया कि उस हाई टेंशन तार के गिरने से पहले उस बस में करीब 40 लोग मौजूद थे, जिनमें ज्यादातर आग भड़कते ही कूदकर भाग निकले। और गाजीपुर में हुए दिल दहला देने वाले हादसे का एक और वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में आग लगने के बाद वहां से भागते हुए कई लोग दिखाई दिए। जिस बस में आग लगते ही उससे उतरकर लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। वहां से हादसे के बाद जो तस्वीर आई उसमें कई औरतें भी रोती बिलखती दिखी। उस बस के हाई टेंशन तार की चपेट में आते ही उसमें आग लग गई। बस में बैठे बाराती कूद कर बस से निकल गए। हालांकि बस के ड्राइवर समेत 5 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। इस हादसे के बाद यूपी सरकार ने लापरवाही के आरोप में बिजली विभाग के 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा के दौरान एक बार फिर गोरखपुर के सांसद रवि किशन की चुटकी ली। उन्होंने मजाकिया अंदाज में मंच से रवि किशन की खिंचाई की तो वो सफाई देने के लिए खुद ही खड़े हो गए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए रवि किशन को लेकर ऐसी बात कह दी कि वहां ठहाका गूंज उठा। रामगढ़ ताल के ही ठीक किनारे रवि किशन जी ने एक मकान हथिया लिया। मुख्यमंत्री की बात सुनते ही मंच पर मौजूद रवि किशन ने खड़े होकर सफाई देनी शुरू कर दी। हालांकि इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी मुस्कुराते हुए अपना इशारा साफ कर दिया। पैसा लिया उन्होंने, पैसे से खरीदा है। असल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में घूमने की एक जगह रामगढ़ ताल का जिक्र कर रहे थे और जौनपुर के रहने वाले रवि किशन ने गोरखपुर से सांसद चुने जाने के बाद रामगढ़ ताल के करीब एक मकान खरीद लिया था। बस इसी के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने रवि किशन की चुटकी ले ली। उधर तमिलनाडु के वेलूर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक उत्सव के दौरान एक 60 फीट ऊंचा रथ अचानक गिर गया। बताया गया कि उस रथ को मोड़ने की कोशिश में उसका बैलेंस बिगड़ गया और उस रथ का ऊपर वाला हिस्सा भरभरा कर जमीन पर गिर गया। 60 फीट ऊंचे उस रथ के गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई। उस रथ के पास खड़े लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। जैसे ही लोगों ने उस रथ को बाईं तरफ घुमाने की कोशिश की, उसका ऊपर का हिस्सा भी उस तरफ झुकता चला गया और फिर तो अगले ही पल वो पूरा रथ जमीन पर आ गिरा। इसके बाद वहां तैनात कई पुलिसकर्मी भी दौड़कर उस रथ के पास आ गए। तस्वीरों में कुछ लोग उस रथ के गिरे हुए हिस्से के ऊपर चढ़े नजर आए। वो एक एक कर वहां से सामान हटाते दिखाई दिए ताकि उसके नीचे दबे एक आदमी को निकाला जा सके। बताया गया कि एक उत्सव के दौरान वहां मौजूद श्रद्धालु उस रथ में रखी मूर्ति को नदी किनारे ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। इधर हरियाणा के हिसार में एक आदमी ने अपनी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। हरियाणा के हिसार में एक प्रोफेसर पर अपनी 8 साल की बेटी की सर्जिकल ब्लेड से गला रेतकर हत्या करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक बाद में उस प्रोफेसर ने भी खुदकुशी कर ली। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साइकोथेरेपिस्ट के पास में ट्रीटमेंट चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएन साईं बाबा समेत 5 लोगों को बरी करने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दायर की थी। जीएन साईं बाबा को माओवादियों से संबंध होने के आरोप में 2014 में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद तमिलनाडु के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी को दी गई 3 साल की सजा पर रोक लगा दी। इस मामले में अदालत ने उनकी पत्नी की भी सजा रद्द कर दी। इस बीच सूत्रों ने दावा किया कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ केपी यादव को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली। केपी यादव गुना से मौजूदा सांसद हैं और वो 2019 में बीजेपी की टिकट पर जीते थे। उन्होंने 2019 में देश के सबसे बड़े चुनावी उलटफेरों में एक को अंजाम दिया था।
और गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मात दे दी थी। लेकिन 2020 में सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद सारा खेल बदल गया। बीजेपी की टिकट पर सिंधिया को मात देने वाले केपी यादव को इस बार पार्टी ने बैठा दिया और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना उम्मीदवार बना दिया। मतलब वो प्रत्याशी जिसने पिछली बार सिंधिया को हराया, इस बार उसी का टिकट कट गया। 2019 में केपी यादव की इस जीत को ऐतिहासिक माना गया था, क्योंकि उन्होंने आजादी के बाद से ही सिंधिया राजघराने की पुश्तैनी सीट मानी जाने वाली गुना लोकसभा सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को पटकनी दे दी थी। इस सीट पर बीजेपी ने 2 दशकों बाद परचम लहराया था, लेकिन इस सीट पर बीजेपी की जीत से ज्यादा चर्चा ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार की थी। क्योंकि सिंधिया राजघराने के करीबी रहे केपी यादव ने बीजेपी को ऐसी जीत दिलाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन 2024 के चुनावों के लिए जब बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो उसने गुना के मौजूदा सांसद केपी यादव की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भरोसा जताया और इसी के बाद केपी यादव के कांग्रेस से लड़ने की अटकलें तेज हो गईं। सूत्रों ने दावा किया कि कांग्रेस सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद गुना से उन्हें चित करने वाले केपी यादव पर ही दांव लगा सकती है, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद है कि केपी यादव 2019 जैसा करिश्मा दोहरा सकते हैं। ग्वालियर चंबल वो इलाका है जहां सिंधिया परिवार की तूती बोलती है। आजादी से पहले से ही ये इलाका सिंधिया खानदान का गढ़ माना जाता है और ये कहा जाता है कि इस इलाके में वही जीत का परचम लहरा सकता है जिसे सिंधिया परिवार का समर्थन हासिल हो। यानी ग्वालियर में सिंधिया परिवार की ऐसी धाक है जिसके आगे किसी की नहीं चलती। और ऐसा कोई दशक 2 दशक से नहीं है, बल्कि तब से है जब से ग्वालियर सिंधिया के हाथों में आया। सिंधिया खानदान की नींव तो राणोजी सिंधिया ने रखी थी, लेकिन मध्य प्रदेश का ग्वालियर 1765 में सिंधिया राजघराने को महादजी सिंधिया के वक्त मिला। उन्हें जीत के बाद ग्वालियर सौंपा गया और वहीं से उन्होंने राज किया। इसके बाद आसपास के बड़े इलाके में सिंधिया परिवार का ही शासन रहा। सिंधिया साम्राज्य में न सिर्फ ग्वालियर बल्कि गुना, राघोगढ़ और शिवपुरी जैसी कई रियासतें शामिल थी और आज भी सैकड़ों किलोमीटर तक फैले इस इलाके में सिंधिया परिवार का ही दबदबा माना जाता है। माना जाता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया राजघराना गुना और ग्वालियर की लोकसभा सीट पर सीधा दखल रखता है। इसके अलावा शिवपुरी और राघोगढ़ में भी सिंधिया परिवार की पकड़ मानी जाती है। यही वजह रही कि गुना हो या फिर ग्वालियर, इन दोनों ही सीटों से सिंधिया परिवार के लोग ही चुनाव लड़ते आए और उन्होंने कई बड़े नेताओं को पटकनी भी दी। ये वो सीटें हैं जहां से जीवाजी राव सिंधिया, विजय राजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया भी चुनाव लड़े और उनसे टकराने वाले कई बड़े नेताओं को यहां हार का सामना करना पड़ा। गुना और ग्वालियर की सीटों के बारे में यह कहा जाता है कि यहां न तो पार्टी चुनाव जीतती है न ही उम्मीदवार, बल्कि यहां सिर्फ वो परचम लहराता है जिसे सिंधिया परिवार का आशीर्वाद मिले। कहा तो ये तक जाता है कि अगर सिंधिया परिवार से ही कोई चुनावी मैदान में उतर गया तो फिर तो किसी के लिए भी जीतना मुश्किल हो जाए, क्योंकि इससे भी कई बार गुना और ग्वालियर की सीटों पर बड़े बड़े नेताओं के मंसूबे पस्त हुए। यहाँ तक कि सिंधिया परिवार के वर्चस्व के आगे बीजेपी के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी तक को हार का मुंह देखना पड़ गया था, क्योंकि 1984 में कांग्रेस ने ग्वालियर सीट अपने कब्जे में लेने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को आखिरी वक्त में फंसा दिया था और वहां राजीव गांधी ने ऐन वक्त पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता यानी माधवराव सिंधिया को अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ खड़ा कर बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया था, जिसका असर ये हुआ था कि जब 1984 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ मानी जाने वाली ग्वालियर लोकसभा सीट में भी अटल बिहारी वाजपेयी करीब 2.25 लाख वोट से हार गए थे। और ये बात एक बार फिर साबित हो गई थी कि ग्वालियर और गुना में सिर्फ और सिर्फ सिंधिया घराने का ही सिक्का चलेगा। हालांकि इस चुनाव में विजय राजे सिंधिया ने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए चुनाव प्रचार किया था। खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यह दावा किया था कि चुनाव से पहले माधवराव सिंधिया ने यह ऐलान किया था कि वो गुना से चुनाव लड़ेंगे और माना जाता है कि इसी वजह से बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी को ग्वालियर से लड़वाया ताकि विजय राजे सिंधिया के राजनीतिक दबदबे का फायदा मिल सके। लेकिन तब की कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने नामांकन का वक्त खत्म होने से 1.5 घंटे पहले माधवराव सिंधिया को गुना की जगह ग्वालियर से पर्चा भरवा दिया था और जब तक अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सीट बदल पाते नामांकन का वक्त खत्म हो गया, क्योंकि कांग्रेस ये जानती थी कि उस वक्त ग्वालियर सीट से अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव हराने का दम सिर्फ और सिर्फ माधवराव सिंधिया में ही था। और कांग्रेस को यह आशंका थी कि अगर उनके नाम का ऐलान पहले हो जाता तो शायद बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी को राजस्थान के कोटा से लड़वाती। लेकिन आखिरी वक्त पर माधवराव सिंधिया के नाम के ऐलान से वहां चुनाव पेचीदा हो गया। मतलब जंग सीधे सीधे सिंधिया बनाम गैर सिंधिया की हो गई और फिर नतीजा वही हुआ जो कांग्रेस ने सोचा था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तब कांग्रेस का एक ही मकसद था, अटल बिहारी वाजपेयी को ग्वालियर से जीतने से रोकना। और कांग्रेस ये अच्छी तरह से जानती थी कि अटल बिहारी वाजपेयी सिंधिया परिवार के खिलाफ नहीं बोलेंगे और इसी बात का फायदा उठाने के लिए राजीव गांधी ने अपने सबसे मजबूत खिलाड़ियों में एक माधवराव सिंधिया के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी की बिसात बिगाड़ दी, क्योंकि कांग्रेस ये जानती थी कि अटल बिहारी वाजपेयी सिंधिया राजघराने के एक एहसान तले दबे हुए थे जिसे वो चाहकर भी कभी नहीं भूल सकते थे।
दावा है कि अटल बिहारी वाजपेयी को माधवराव सिंधिया के पिता यानी जीवाजी राव सिंधिया ने पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी थी। और तब की कुछ मीडिया रिपोर्ट में बकायदा ये दावा भी किया गया था कि उन्हें सिंधिया राजघराने की तरफ से हर महीने 75 रुपए की रकम भी दी जाती थी। और सिंधिया परिवार से अपने इन्हीं रिश्तों की वजह से उन्होंने कांग्रेस में चले जाने के बावजूद कभी भी माधवराव सिंधिया का विरोध नहीं किया। हालांकि माधवराव सिंधिया के बाद बीजेपी ने इस सीट पर पहली बार 1999 में जीत दर्ज की, जब जयभान सिंह पवैया ने ग्वालियर में कमल खिलाया। इसके बाद 2004 में कांग्रेस ने वापसी की, लेकिन 2007 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने यशोधरा राजे सिंधिया को टिकट देकर चुनाव को सिंधिया बनाम गैर सिंधिया कर दिया। और एक बार फिर नतीजा वही हुआ जो माधवराव सिंधिया के वक्त हुआ था। मतलब यशोधरा राजे सिंधिया ने ग्वालियर में जीत दर्ज कर ये सीट बीजेपी की झोली में डाल दी और तब से अब तक हुए सभी चुनावों में वहां बीजेपी ने ही जीत का झंडा बुलंद किया। उधर T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय क्रिकेट टीम की चिंता बढ़ गई। खबर है कि गेंदबाज मोहम्मद शमी जून में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो सकते हैं। वो तकनीकी सर्जरी की वजह से क्रिकेट से दूर है। बीसीसीआई के मुताबिक सितंबर में बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में मोहम्मद शमी की वापसी हो सकती है। ये भी जानकारी दी गई कि अगर ऋषभ पंत पूरी तरह फिट रहे तो T20 वर्ल्ड कप के लिए उनके नाम पर विचार हो सकता है। खबर है कि आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत को फिटनेस सर्टिफिकेट मिल गया। इसके बाद उनका आईपीएल में खेलने का रास्ता भी साफ हो गया। ऋषभ पंत दिसंबर 2022 में हुए कार एक्सीडेंट के बाद से क्रिकेट के मैदान से दूर हैं। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को 3 विकेट से हराकर 2 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर दी। इस जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गया, जबकि भारत इस रैंकिंग में पहले स्थान पर बरकरार है। दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें सिंगल पिलर पर 8 लेन बनाई गई हैं। पहले की सरकारें छोटी सी कोई योजना बनाकर उसकी डुगडुगी 5 साल तक पीटते रहते थे। इधर दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस की टीम पर हमला हो गया। वहां लोगों की भीड़ ने पुलिस वालों को घेर लिया और आरोपी को उनकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की। और इस दौरान कुछ महिलाएं भी पुलिस वालों से धक्का मुक्की करती नजर आईं। तस्वीरों में दिखा कि एक पुलिसकर्मी ने बिना शर्ट के उस आरोपी को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। इस बीच आसपास कुछ और पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे, लेकिन लोगों की भीड़ उसे छुड़ाने के लिए लगातार जतन करती दिखी। पुलिस ने उन्हें चेतावनी भी दी, लेकिन वो लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। इसी दौरान कुछ महिलाएं पुलिस की गिरफ्त से खींचकर उस आरोपी को दूर ले गई, लेकिन पुलिस वालों ने भी जी जान लगा दी और एक बार फिर आरोपी को दबोच लिया। भड़के लोग पुलिस वालों से लगातार बहस और धक्का मुक्की करते रहे। एक तस्वीर में तो 2 महिलाएं एक पुलिसकर्मी की वर्दी पकड़कर खींचती दिखी। पुलिस के मुताबिक उस आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन आरोप लगा कि जब पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो उसके परिजनों ने इलाके के लोगों के साथ मिलकर हमला कर दिया। पुलिस की एक गाड़ी में भी तोड़फोड़ किए जाने का आरोप लगा। हालांकि लोगों के भारी विरोध के बावजूद पुलिस उस आरोपी को पकड़कर अपने साथ ले गई। उधर महाराष्ट्र के लातूर में एक बेकाबू कार ने इतनी भयंकर टक्कर मारी कि वहां चीख पुकार मच गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब 2 लोग हाईवे के किनारे बने एक होटल के बाहर खड़े थे और उसी वक्त वो बेकाबू कार उस होटल में घुस गई। तेज रफ्तार में आते हुए वो गाड़ी उस होटल के बाहर लगे काउंटर में जाकर भिड़ गई। तस्वीरों में उस होटल के बाहर रखी कुर्सी पर एक लड़का बैठा नजर आया, जबकि एक आदमी वहां खड़े होकर चाय पीता दिखाई दिया। कुछ सेकंड बाद जब उस गाड़ी के वहां आने की आहट हुई तो उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। उस गाड़ी को वहां आते देख कुर्सी पर बैठा वो लड़का भागने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों खुद को बचा पाते वो बेकाबू कार वहां आ गई और उस काउंटर में जा भिड़ी। टक्कर लगते ही वो दोनों लोग उस काउंटर और गाड़ी के बीच में फंस गए, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो गए। बताया गया कि ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि उस गाड़ी में सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उधर महाराष्ट्र के अमरावती में उस वक्त बवाल मच गया जब एक गांव के प्रवेश द्वार के नाम रखने के मुद्दे पर धरने पर बैठे लोग हिंसक हो गए। वहां बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर उस प्रवेश द्वार का नाम रखने पर बवाल हुआ और देखते देखते वो बवाल इस कदर बढ़ा कि नौबत पत्थरबाजी तक आ गई। क्योंकि बवाल कर रहे प्रदर्शनकारियों को जब पुलिस ने वहां से हटाना चाहा तो उन्होंने पुलिस वालों पर ही पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। जैसे ही पत्थर चले पुलिस वालों के भी हाथ पैर फूल गए। इसके बाद कुछ पुलिस वाले तो अपनी जान बचाने के लिए लोहे की ग्रिल को लांघकर सामने मौजूद सरकारी दफ्तर के अंदर की तरफ भागते दिखाई दिए, लेकिन इस बीच एक पुलिस वाला बाहर रह गया। हालांकि वो बचने के लिए अपनी पूरी ताकत से डंडे चलाता रहा, लेकिन लोगों ने उसे घेर लिया।
इसके बाद तो जिसके हाथ जो लगा उसने उसी से उस पुलिस वाले को पीटना शुरू कर दिया। सेकंडों में उसके ऊपर पत्थर, जूते, चप्पल सब बरस पड़े और फिर तो बवाल चरम पर पहुंच गया, क्योंकि देखते ही देखते भीड़ का गुस्सा इतना बढ़ गया कि फिर तो उन्हें रोकना मानो नामुमकिन सा हो गया, क्योंकि पुलिस वालों के पीछे हटने के बावजूद वो लोग दीवार के बाहर से ही उन पर पत्थर बरसाते दिखे। पुलिस वाले जहां तहां छिप गए, लेकिन गुस्से से तमतमाई भीड़ ने आओ देखा ना ताओ बस लोहे के उस बड़े गेट को धक्का मारा और उस सरकारी दफ्तर के अंदर घुस गए। इस दौरान उन्होंने वहां खड़ी कई गाड़ियों पर भी पत्थर मारे। बताया गया कि वहां दो पक्षों के बीच गांव के प्रवेश द्वार के नाम पर बवाल हुआ। इसके बाद जब पुलिस ने वहां धरना दे रहे लोगों को हटाने की कोशिश की तो वो पुलिस वालों पर ही टूट पड़े। पुलिस के मुताबिक इस पत्थरबाजी में 14 पुलिस कर्मियों को चोट आई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इधर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और बीजेपी में लोकसभा सीटों पर समझौता हो गया। खबर है कि 25 लोकसभा सीटों वाले आंध्र प्रदेश में बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई। बीजेपी आंध्र प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ एनडीए में शामिल पवन कल्याण की जनसेना पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। खबर है कि राहुल गांधी केरल के वायनाड के अलावा यूपी की अमेठी लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने उन दोनों से अमेठी और रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 1000 महिलाओं को ड्रोन सौंपे। ये ड्रोन फसलों की निगरानी, खाद छिड़काव और बीज बुआई जैसे कामों में मददगार होंगे। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में उन्होंने विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। देश में पहले जो सरकारें रही उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकताएं नहीं रही। इधर देश भर में जारी आवारा कुत्तों के आतंक के बीच उत्तर प्रदेश के अमरोहा से डरा देने वाला एक और मामला सामने आया। वहां आवारा कुत्तों के झुंड ने 5 साल की एक बच्ची को बुरी तरह घायल कर दिया। उस बच्ची ने उन कुत्तों को देखते ही भागना शुरू कर दिया, लेकिन कुत्तों के झुंड ने उस बच्ची को घेर लिया। वो उनसे बचने के लिए लगातार पीछे हटती रही, लेकिन वो कुत्ते किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और तभी एक पल ऐसा आया जब उन कुत्तों ने उस बच्ची की फ्रॉक पकड़कर उसे खींच लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। इसके बाद कुत्तों के झुंड ने उसे नोचना शुरू कर दिया। एक कुत्ता उसे खींचकर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था तो दूसरा कुत्ता उसे अपनी तरफ खींच रहा था। उन कुत्तों ने उस 5 साल की बच्ची को बुरी तरह घायल कर दिया। कुछ सेकंड बाद जब एक आदमी दौड़ता हुआ वहां आया तो वो कुत्ते उसे देखकर वहां से भाग निकले। इसके बाद उस आदमी ने उस बच्ची को गोद में उठाया और वहां से ले गया। बताया गया कि वो बच्ची सड़क से गुजर रही थी, तभी उन कुत्तों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। उन कुत्तों ने काफी देर तक उस बच्ची को दौड़ाया और फिर उसे घेर कर उस पर हमला कर दिया। इधर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में जिले में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की एक महिला नेता की हत्या से हड़कंप मच गया। बदमाशों ने नंदिनी राजभर नाम की उस नेता को उन्हीं के घर में घुसकर धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। और दिन दहाड़े हुई हत्या की इस वारदात के बाद वहां हड़कंप मच गया। भारी संख्या में लोग नंदिनी राजभर के घर के पास इकट्ठा हो गए। कत्ल की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम के साथ गुस्साए लोग भिड़ गए। उन्होंने पुलिस के सामने शर्त रख दी कि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा। हंगामे के दौरान भड़के लोगों ने अपने हाथों में ईंट पत्थर उठा लिए। तनाव बढ़ता देख आईजी और डीएम तक को वहां आना पड़ा। पुलिस को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की नेता नंदिनी राजभर का खून से सना शव घर के अंदर जमीन पर पड़ा मिला। काफी देर तक बवाल होने के बाद किसी तरह पुलिस उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए अपने साथ ले जाने में कामयाब हो पाई। नंदिनी राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की महिला मंच की प्रदेश सचिव थी, लेकिन बदमाशों ने धारदार हथियार से उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी। नंदिनी के घर वालों ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करा दी। 2 अभियुक्त हैं, ध्रुवचंद यादव और पन्नेलाल यादव। इनको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। इस मामले में एक आरोपी पहले से ही जेल में बंद है। पुलिस ने जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई। उधर दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कई दिनों से जारी लगातार बारिश की वजह से वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों को अपना ही मकान छोड़ना पड़ा, क्योंकि मटमैले पानी ने उनके मकानों पर धावा बोल दिया और उसके बाद तो उन मकानों में सिवाय कीचड़ के कुछ और नजर ही नहीं आया। उन मकानों में रखा ज्यादातर सामान कीचड़ की वजह से बर्बाद हो गया। इसकी वजह से लोग अपने मकानों को छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। लगातार हो रही बारिश से वहां की नदी उफान पर आ गई और उसका पानी अपने किनारों को तोड़ते हुए सड़कों तक आ गया। तस्वीरों में वहां की सड़कों पर सैलाब बहता नजर आया। इस बीच कुछ लोग पानी के तेज बहाव को अपने मकानों में घुसने से रोकते दिखाई दिए।
लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद पानी उनके मकानों में घुस गया और ये हाल वहां के किसी एक इलाके का नहीं था, बल्कि पूरा शहर ही पानी में डूबा दिखाई दिया। ऐसे में वहां बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए रास्ता साफ करने का काम किया गया। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की एक महिला का शव सड़क पर मिला। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में भारतीय मूल की एक महिला का शव सड़क किनारे कूड़े के ढेर से बरामद किया गया। खबर है कि हैदराबाद की रहने वाली चैतन्य मदाग्नी नाम की इस महिला की हत्या उसके पति ने ही की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। 10.5 किलोमीटर लंबी ये परियोजना वर्ली को मरीन लाइन से जोड़ेगी। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी शामिल हुए। दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। इधर हरियाणा में आईएनएलडी यानी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड में शामिल चारों शूटरों का एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो गोवा का बताया गया और उसमें वो चारों शूटर एक होटल में दिखाई दिए। पिछले महीने की 25 तारीख को झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में एक रेलवे फाटक पर नफे सिंह राठी को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। और ठीक 16 दिन बाद इस हत्याकांड में शामिल चारों शूटरों का एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो 1 मार्च का बताया गया और इसमें सभी शूटर गोवा के एक होटल में नजर आए। अतुल नजफगढ़ और नकुल सांगवान नाम के 2 शूटर होटल के काउंटर पर खड़े दिखाई दिए, जबकि शूटर आशीष उर्फ बाबा नांगलोई और सौरभ नांगलोई उनके पीछे बैठे नजर आए। 3 मार्च को दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाकर इसी होटल से शूटर आशीष और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन शूटर अतुल और नकुल फरार हो गए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 25 फरवरी को नफे सिंह राठी की हत्या करने के बाद चारों शूटर हरियाणा के बहादुरगढ़ से रेवाड़ी और फिर महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल होते हुए गोवा के इस होटल तक पहुंचे थे। हत्याकांड के 3 दिन बाद कपिल सांगवान उर्फ नंदू नाम के गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली थी। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि चारों शूटर नंदू गैंग से जुड़े हैं और इन्होंने कपिल सांगवान के इशारे पर नफे सिंह की हत्या की थी। 2 दिन पहले पुलिस ने शूटरों को कार देने के आरोप में धर्मेंद्र नाम के एक बदमाश को भी गिरफ्तार करने का दावा किया था। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी में अवैध शराब की तस्करी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरत में पड़ गया। वहां एक ठिकाने पर छापेमारी के दौरान एक हैंडपंप से पानी के बजाय शराब निकलती दिखी और इसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। तस्वीरों में एक पुलिसकर्मी छोटे से उस हैंडपंप को जमीन पर बैठकर चलाते दिखाई दिया। देखने में भले ही पानी लग रहा हो, लेकिन उस हैंडपंप से इतनी ज्यादा शराब निकली कि बड़े बड़े कई बर्तन भर गए। पुलिस के मुताबिक वहां जमीन के कई फीट नीचे ड्रमों में भरकर शराब छिपाई गई थी और इन ड्रमों को पाइप के जरिए हैंडपंप से जोड़ दिया गया था। लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने मिलकर अवैध शराब बनाने और तस्करी करने के इस मामले का पर्दाफाश कर दिया और मौके से जो है 500 लीटर शराब बरामद की गई। पुलिस ने उस ठिकाने पर शराब बनाने का करीब 3000 लीटर कच्चा माल बर्बाद कर दिया। इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच गुजरात के सूरत में बीच सड़क पर हुई मारपीट की घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बताया गया कि लड़कों के 2 गुटों के बीच मामूली बात पर कहासुनी हो गई और दोनों गुट एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। तस्वीरों में 2 लड़के सड़क किनारे लाठी लेकर खड़े नजर आए। इसके बाद नीले रंग की एक गाड़ी उन लड़कों के सामने आकर रुकी और गुस्से से तिलमिलाए 4 लड़के उस गाड़ी से उतरे। जैसे ही उन दोनों गुटों का सामना हुआ, वहां लाठियां चल गईं। उन लड़कों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला बोल दिया। इस दौरान नीली टी-शर्ट पहने एक लड़के ने वहां खड़े एक लड़के की गर्दन पकड़ ली और जब किसी तरह उसने खुद को छुड़ाया तो वहां खड़ा एक दूसरा लड़का उस पर हमलावर हो गया। काफी देर तक बीच सड़क पर हुई मारपीट के बाद वो लड़के गाड़ी में बैठकर वहां से भाग गए। आरोप है कि इस दौरान एक लड़के ने फायरिंग भी की। बताया गया कि लड़कों के 2 गुटों में किसी बात पर कहासुनी हो गई थी और बात मारपीट तक पहुंच गई। उधर मध्य प्रदेश के सागर में ऐसा भीषण हादसा हुआ कि इसे देखकर वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गईं। वहां सड़क के किनारे खड़े 2 लोगों को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद तो कई लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई क्योंकि उस कार ने अचानक उन 2 लोगों को टक्कर मार दी। वहां हादसे से पहले का जो वीडियो सामने आया उसमें वो कार भीड़ वाली जगह पर बिल्कुल आराम से चलती दिखाई दी। कुछ देर में वो अपने दाहिनी तरफ मुड़ी। इस दौरान उसकी रफ्तार काफी धीमी दिखाई दी और आसपास खड़े कई लोग भी अपना काम करते नजर आए। लेकिन सड़क के किनारे मौजूद एक दुकान के पास पहुंचते ही वो दौड़ पड़ी और तेज रफ्तार में उसने वहां खड़े उन दोनों लोगों को टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर चल रहा सियासी घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा।
वहां के सिलीगुड़ी में उस वक्त बवाल हो गया जब संदेशखाली में रहने वाली महिलाओं पर हुए अत्याचार के विरोध में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पुलिस वालों से भी उलझ गए। इसके बाद पुलिस ने हालात संभालने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया और दौड़ा कर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। पुलिस के इस एक्शन से वहां भगदड़ मच गई। प्रदर्शन में शामिल एबीवीपी के कई कार्यकर्ता पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों की लाठियों से बचने के लिए भागते दिखाई दिए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें पुलिस के लोग प्रदर्शनकारियों पर डंडों की बारिश करते नजर आए। कुछ लोग तो बचकर भाग निकले, लेकिन जो लोग पुलिस के हत्थे चढ़े उनकी बुरी तरह पिटाई की गई। वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस के जवान प्रदर्शन में शामिल एक लड़के पर लाठी बरसाते दिखे, जबकि एक दूसरी तस्वीर में पुलिस के लोग प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते और उन पर लाठी चलाते नजर आए। पुलिस से बचने के चक्कर में एक प्रदर्शनकारी तो गिर गया। इसके बाद पुलिस ने उसकी जमकर खातिरदारी की। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में कुछ पुलिस वाले एबीवीपी के कार्यकर्ता को पकड़े नजर आए। वो लोग उसे धक्का देकर आगे ले जाने की कोशिश करते रहे। तभी अर्धसैनिक बल का एक जवान दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और उसने उस पर लाठी चला दी। लाठी लगते ही वो प्रदर्शनकारी मुंह के बल सड़क पर गिर गया। बाद में पुलिस के लोग उसे उठाने की कोशिश करते रहे, लेकिन चोट की वजह से वो बेसुध दिखाई दिया और बाद में उसे उठाकर पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया। पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। यह हंगामा तब हुआ जब संदेशखाली के मुद्दे पर बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता राज्य की ममता सरकार का विरोध करने के लिए सड़क पर उतर आए। लेकिन हालात तब बेकाबू हो गए जब प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर लगाए पुलिस के बैरिकेड को हटाना शुरू कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में एबीवीपी के लोग बैरिकेड को जोर जोर से हिलाते दिखाई दिए। थोड़ी देर में उन लोगों ने बैरिकेड को गिरा दिया। इसी वजह से पुलिस ने हालात संभालने के लिए और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे पहले बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता हाथों में बैनर, पोस्टर और पार्टी का झंडा लेकर सड़क पर आगे बढ़ते दिखाई दिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात नजर आए। पहले तो पुलिस के अधिकारियों ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को रोकने की कोशिश की। इस पर प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और वो पुलिस के जवानों से ही भिड़ गए। लेकिन जब बात बिगड़ने लगी तो पुलिस ने उन पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस के जवान प्रदर्शनकारियों को उठाकर हटाते नजर आए। हम विद्यार्थी कार्यकर्ता है, विद्यार्थी कार्यकर्ता के साथ कैसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, देखिए आप लोग सब। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। हालांकि पुलिस ने सख्ती दिखाकर हालात को संभाल लिया। यही नहीं, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में ले लिया। लेकिन संदेशखाली पर बंगाल में सियासी बवाल जारी रहा, क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश कर रही हैं। इसीलिए पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। सिलीगुड़ी में यह सारा बवाल बंगाल में टीएमसी के 42 उम्मीदवारों की लिस्ट आने के अगले ही दिन हुआ और एक बार फिर संदेशखाली का मुद्दा गर्मा गया। संदेशखाली बंगाल के उत्तर 24 परगना का एक विधानसभा क्षेत्र है और बंगाल के बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। और टीएमसी ने वहां से 2019 में जीत हासिल कर चुकी नुसरत जहां का टिकट काट दिया और हाजी नूरुल इस्लाम को टिकट दिया। और कहा गया कि इसकी वजह संदेशखाली विवाद है, क्योंकि नुसरत जहां पर संदेशखाली मामले की अनदेखी का आरोप लगा था और इसी वजह से नुसरत जहां का टिकट कट गया। संदेशखाली की भौगोलिक स्थिति इसे बंगाल के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से अलग करती है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का हिस्सा है और वहाँ के 104 टापुओं में एक टापू है। जब नदियां समुद्र से मिलती हैं तो वो अपने साथ बहाकर लाए गए मिट्टी, कंकड़ और पत्थर को समुद्र के किनारे छोड़ देती हैं और इसे ही डेल्टा कहते हैं। और सुंदरबन तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। और यहाँ भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश की मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इस बीच संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा, क्योंकि कोर्ट ने बंगाल सरकार की उस याचिका पर ही सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें संदेशखाली मामले की सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग की गई थी। और कोर्ट के इस रुख से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा। पिछले दिनों कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था। इसके बाद ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन बंगाल सरकार को यहां से भी राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बंगाल सरकार की याचिका पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने ये पूछ लिया कि इतने दिनों तक पुलिस आखिर शाहजहां शेख को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि 5 जनवरी को संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख काफी दिनों तक फरार था। करीब 55 दिन तक फरार रहने के बाद बंगाल की पुलिस ने 29 फरवरी को उसे गिरफ्तार किया था। इन 55 दिनों तक शाहजहां शेख कहां छिपा रहा, ये बात किसी को नहीं पता। शुरू में बंगाल सरकार ने मामले की जांच सीआईडी को सौंपी थी, हालांकि ईडी ने इसका विरोध करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया था। बड़ी खबर आई दिल्ली से, जहां केंद्र सरकार ने देश भर में सीएए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसे केंद्र सरकार का बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जा सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए पर अधिसूचना जारी करने की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि इस कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए अल्पसंख्यकों को वहां की नागरिकता मिल जाएगी। यानी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद 3 पड़ोसी मुस्लिम देशों से आए गैर मुस्लिम लोगों को भारत की नागरिकता हासिल करना आसान हो जाएगा। देश भर में सीएए लागू होने की खबर मिलते ही जश्न भी शुरू हो गया। और पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोगों ने नाचना गाना शुरू कर दिया। एक मंदिर के सामने इकट्ठा होकर मतुआ समुदाय के लोगों ने ढोल बजाकर जश्न मनाया और अपनी खुशी का इजहार किया। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोगों की अच्छी खासी संख्या है। ये सभी लोग लंबे वक्त से भारत में स्थायी नागरिकता दिए जाने की मांग कर रहे थे और सीएए लागू हो जाने के बाद इन्हें भारत की नागरिकता देने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया, क्योंकि सीएए के तहत भारत के 3 पड़ोसी मुस्लिम देशों से आए गैर मुस्लिम लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी जिन्होंने दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत में शरण ली हो। 5 साल पहले ही नरेंद्र मोदी सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया था, लेकिन विरोध के बाद यह कानून ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने सीएए लागू करके बहुत बड़ा दांव चल दिया। हालांकि इसके साथ ही पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली, लखनऊ और गुवाहाटी में पुलिस की टीम जगह जगह तैनात हो गई और सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च किया। असम के गुवाहाटी शहर में भारी संख्या में पुलिस और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जवान तैनात दिखाई दिए। कुछ संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया। सीएए पर नोटिफिकेशन जारी होते ही उत्तर प्रदेश में भी पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। राजधानी लखनऊ में पुलिस की टीम फ्लैग मार्च करती नजर आई। उत्तर प्रदेश में डीजीपी ने संवेदनशील जिलों में ज्यादा फोर्स की तैनाती के निर्देश जारी कर दिए। पूरे राज्य में पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी करने के भी निर्देश दे दिए गए। देश की राजधानी दिल्ली में भी पुलिस अलर्ट हो गई। शाहीन बाग इलाके में पुलिस की टीम ने फ्लैग मार्च किया। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की साइबर विंग भी अलर्ट हो गई। सोशल मीडिया पर पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी। लोगों से झूठी और भ्रामक पोस्ट शेयर न करने की अपील की गई। दिल्ली का शाहीन बाग वही इलाका है जो 2019 में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन का केंद्र बन गया था। लेकिन सीएए को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान भी शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के नेता सीएए के मुद्दे पर भिड़ गए। बीजेपी ने केंद्र सरकार के फैसले को बहुत बड़ा कदम बताया, जबकि महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इस फैसले को बीजेपी का सियासी खेल बता दिया। जो भी संकल्प लिया था, एक एक को चुन चुन कर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारी चीजों को पूरा किया गया है, उसकी एक कड़ी है सीएए, नागरिक संशोधन बिल। एक खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है। अब जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलने दो। इधर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ वारंट जारी हो गया। मालेगांव धमाका मामले में आरोपी बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एनआईए कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर दिया। इससे पहले सुनवाई के दौरान खराब सेहत का हवाला देकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कोर्ट में पेश नहीं हुई थी, लेकिन अदालत ने उनकी ये दलील नामंजूर कर दी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में आने वाले 2 दिनों के लिए भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। मतलब आने वाले 2 दिन जम्मू कश्मीर के लिए परेशानी भरे हो सकते हैं। इसके साथ ही मौसम मध्य प्रदेश के सागर में ऐसा भीषण हादसा हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गई। वहां सड़क के किनारे खड़े 2 लोगों को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद तो वहां मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई, क्योंकि उस कार ने अचानक उन 2 लोगों को टक्कर मार दी। वहां हादसे से पहले का जो वीडियो सामने आया उसमें वो कार भीड़ वाली जगह पर बिल्कुल आराम से चलती दिखाई दी। कुछ देर में वो अपने दाहिनी तरफ मुड़ी। इस दौरान उसकी रफ्तार काफी धीमी दिखाई दी और आसपास खड़े कई लोग भी अपना काम करते नजर आए। लेकिन सड़क के किनारे मौजूद एक दुकान के पास पहुंचते ही वो दौड़ पड़ी और तेज रफ्तार में उसने वहां खड़े उन दोनों लोगों को टक्कर मार दी। इसके बाद तो उनमें एक आदमी वहां सड़क पर गिर गया और उस दुकान के बाहर रखा सामान बिखर कर उसके ऊपर गिर गया। हालांकि दूसरे आदमी ने किसी तरह खुद को बचा लिया, लेकिन टक्कर मारने के बाद वो कार वहां नहीं रुकी और तेजी से आगे बढ़ गई।
इस हादसे में वो आदमी बाल बाल बच गया। उधर अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में यूक्रेन पर होने वाला परमाणु हमला रुकवा दिया था। CNN ने अमेरिका के 2 अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि रूस और यूक्रेन के बीच 2022 में परमाणु युद्ध होने वाला था। यहां तक कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले का प्लान भी फाइनल कर लिया था। लेकिन CNN के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फोन कॉल ने यूक्रेन पर होने वाले महाविनाशक हमले को रोक दिया था। CNN ने अमेरिका के 2 अधिकारियों के हवाले से बताया कि उस वक्त बाइडेन पुतिन के तेवरों से काफी परेशान हो गए थे। इसके बाद बाइडेन ने भारत सहित कई देशों से सहयोग मांगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के कुछ दूसरे नेताओं ने रूस पर दबाव बनाया था। CNN के मुताबिक पुतिन को भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से किए गए फोन की वजह से यूक्रेन पर होने वाला परमाणु हमला उस वक्त टल गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी को नोबेल पीस प्राइज जरूर मिलना चाहिए। CNN के मुताबिक 2022 में जब जेलेंस्की की फौज दक्षिण में रूस के कब्जे वाले खैरसोन की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी पुतिन की फौज ने उन्हें घेर लिया था। और CNN के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने का प्लान भी बना लिया था। लेकिन जैसे ही इसकी खबर बाइडेन को लगी थी, उन्होंने भारत समेत दुनिया के कई देशों से रूस को रोकने की अपील की थी। और CNN के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को यूक्रेन पर परमाणु हमला नहीं करने के लिए मना लिया था। इधर महाराष्ट्र के जलगांव में एक टोल प्लाजा पर इतनी भीषण आगजनी की गई कि इसका वीडियो देखने वाले लोग भी कांप उठे। वहां एक कार पर सवार 5 लोग उस टोल प्लाजा पर पहुंचे और एक बूथ पर जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद उन लोगों ने टोल प्लाजा के उस बूथ को आग के हवाले कर दिया और एक ही झटके में उस टोल प्लाजा का वो बूथ धधकती लपटों से गिर गया। वहां कुछ सेकंड में ही अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया और भीषण आग की लपटें तेजी से बाहर की ओर निकलती नजर आईं। उस टोल प्लाजा के बूथ पर आग लगने से पहले उन लड़कों ने तोड़फोड़ की। तस्वीरों में उस कार से वो लड़के एक एक कर बाहर निकलते दिखाई दिए। उस वक्त उनमें 4 लड़के बाहर निकले, जबकि उनका एक और साथी कार लेकर वहां से आगे बढ़ता दिखा। इसके बाद तो उनमें 2 लड़कों ने बूथ पर डंडों की बरसात कर दी। तभी चेहरे पर सफेद कपड़ा बांधे हुए एक लड़के ने उस बूथ पर पेट्रोल छिड़का और कुछ सेकंड में ही काली जैकेट पहने लड़के ने माचिस से तीली जलाकर वहां फेंक दी। इसके बाद ऐसा लगा जैसे धमाका हो गया, क्योंकि वो बूथ पूरी तरह आग से घिर गया और वो लड़के फौरन भाग निकले। लेकिन उन्होंने उस टोल प्लाजा पर आगजनी क्यों की, इसका पता नहीं चल सका। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस पर भड़क गए। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के रूस से समझौता करने की सलाह देने पर यूक्रेन भड़क गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोप के बयान की आलोचना करते हुए रूस के साथ समझौते से साफ इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने देशद्रोह के मामले में शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। इस मामले में शर्जील इमाम की जमानत अर्जी ट्रायल कोर्ट से पहले ही खारिज हो गई थी। वो जनवरी 2020 से ही जेल में बंद है। ईडी ने लालू यादव परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले सुभाष यादव को रेत खनन मामले में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले जांच एजेंसी ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी कर 2 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त करने का दावा किया। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसकी चर्चा पूरे राज्य में होने लगी, क्योंकि वहां के एक इलाके में गंदगी से परेशान लोगों ने एक पार्षद के पति को ही बंधक बना लिया और उसे बीच सड़क पर बिठाकर नारेबाजी की। वहां गुस्साए लोगों ने पार्षद रीता सेठ के पति अशोक सेठ को कुर्सी पर बिठाकर रस्सी से बांध दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उन्हें घेर लिया और हंगामा करते दिखाई दिए। हालांकि भीड़ के विरोध प्रदर्शन के बीच वहां पुलिसकर्मी भी पहुंच गए और उन लोगों से अपील करते दिखाई दिए। बताया गया कि सीवर का पानी सड़क पर इकट्ठा होने की वजह से लोग परेशान थे। आरोप लगा कि शिकायत करने के बावजूद जल निगम और गंगा प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की, इसलिए उन लोगों ने नगर निगम के खिलाफ ही नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान लोगों ने जल निगम के एक कर्मचारी को भी बंधक बना लिया। द्वारा कुछ लोग को लेकर के आगे सीवर सफाई करा रहे हैं, लेकिन ये जल निगम के द्वारा बना है। वहां हुए विरोध प्रदर्शन के बाद नगर निगम ने भी जल निगम और गंगा प्रदूषण बोर्ड पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। ये जल निगम और गंगा प्रदूषण की कमी है। इतना ही नहीं, आरोप लगा कि सीवर के पानी की वजह से कई बच्चे भी बीमार हो गए। नगर निगम के मुताबिक जल्द सुनवाई न होने पर जल निगम और गंगा प्रदूषण बोर्ड के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बीच तेलंगाना के रंगारेड्डी में 2 सिपाहियों ने खुदकुशी की कोशिश करने वाले एक आदमी की जान बचा ली। पुलिस के मुताबिक अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर वो आदमी आत्महत्या की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी खबर मिलते ही वो दोनों सिपाही उसकी जान बचाने वहां पहुंच गए और उसके घर पहुंचते ही वो सिपाही उसे CPR देते नजर आए। उनमें एक सिपाही उस आदमी की छाती पर बार बार अपने दोनों हाथों से दबाव डालते दिखे और दूसरे सिपाही उसके तलवों की मालिश करते दिखे। इस दौरान वहां कमरे की छत में लोहे की रॉड पर एक गमछा लटका हुआ दिखाई दिया।
बताया गया कि उस आदमी ने गमछे को फांसी का फंदा बनाया और खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते ही वो दोनों सिपाही उसके घर पर पहुंच गए और आत्महत्या करने से उसे रोक दिया। इस दौरान उसकी हालत बिगड़ गई, लेकिन सीपीआर देकर उन सिपाहियों ने उसकी जान बचा ली और बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर रूस की राजधानी मॉस्को में लगी आग से वहां हड़कंप मच गया। खबरों के मुताबिक राजधानी से करीब 55 किलोमीटर दूर लगी भयानक आग ने पुतिन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। हाहाकारी लपटों ने 700 वर्ग मीटर लंबे चौड़े गोदाम को कुछ ही मिनटों में जलाकर राख कर दिया। और इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर लोगों का कलेजा कांप गया, क्योंकि उस गोदाम में लगी आग सब कुछ जला देने पर आमादा दिखाई दी। लपटों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां किसी तेल के कुएं में आग लग गई हो। हवा के साथ वो आग और ज्यादा भड़कती दिखाई दी। इस दौरान दमकल विभाग के कुछ कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन आग की भयावहता के आगे वो भी परेशान नजर आए। वहां से सामने आए एक दूसरे वीडियो में एक दमकल कर्मी उस गोदाम के बाहर रखे कुछ सामान पर पानी की बौछार करता दिखाई दिया, लेकिन उसके पानी डालते ही लपटें और ज्यादा भड़कती दिखाई दी। आग की वजह से वहां इतना ज्यादा काला धुआं उठा कि आसमान का एक हिस्सा पूरी तरह ढक गया। ऐसा लगा जैसे वहां काले बादल घिराए हों। जिस गोदाम में आग लगी उसमें मकान के निर्माण से जुड़ा सामान रखा था। बताया गया कि यह गोदाम रूस की राजधानी मॉस्को के बेहद करीब है। गोदाम से रूस के मॉस्को की दूरी सिर्फ 55 किलोमीटर है। इसी वजह से इस भयानक आग की खबर मिलते ही पुतिन प्रशासन अलर्ट हो गया। हालांकि ये साफ नहीं हो सका कि उस गोदाम में आग किस वजह से लगी। इस बीच परमाणु बम के मुद्दे पर बनी एक फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड में धूम मचा दी। परमाणु बम पर बनी फिल्म ओपेनहाइमर ने 7 ऑस्कर अवार्ड जीत लिए। इस फिल्म ने बेस्ट मूवी, बेस्ट डायरेक्शन और बेस्ट एक्टर समेत कई कैटेगरी में ये अवार्ड जीते। जुलाई 2023 में रिलीज हुई ये फिल्म पिछले साल दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में एक थी। खबर है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी का दर्जा दिया जाएगा। पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार होगा जब राष्ट्रपति की बेटी को यह दर्जा मिलेगा। आमतौर पर राष्ट्रपति की पत्नी को फर्स्ट लेडी माना जाता है, लेकिन आसिफ अली जरदारी की पत्नी बेनजीर भुट्टो की 2007 में हत्या कर दी गई थी। यूक्रेन के मारियोपोल शहर पर हुए हमले पर बनी फिल्म 20 डेज इन मारियोपोल को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला। इस फिल्म में रूस के हमले से तबाह हुए मारियोपोल शहर को दिखाया गया। 24 फरवरी 2022 को इस शहर पर रूस ने हमला किया था और एक महीने में ही ये शहर तबाह हो गया था। फिल्म की कई तस्वीरें उसी वक्त की बताई गई। इधर मध्य प्रदेश के रायसेन में बीच हाईवे पर लगी भयंकर आग ने 2 लोगों की जान ले ली। वहां एलपीजी सिलेंडरों से भरे एक ट्रक का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वो पूरी तरह पलट गया और ट्रक के पलटते ही उसमें भीषण आग लग गई, जिसका असर यह हुआ कि उसमें सवार वो 2 लोग जिंदा जल गए, क्योंकि उस ट्रक के पलटते ही बीच हाईवे पर तेज धमाके शुरू हो गए और एक एक कर कई सिलेंडरों में रुक रुक कर ब्लास्ट होते रहे। इस दौरान ऐसा लगा मानो पटाखों की किसी फैक्ट्री में आग लग गई हो, क्योंकि काफी देर तक वहां जोरदार धमाकों की गूंज सुनाई दी। वहां उस ट्रक से उठती आग की भयंकर लपटों ने तो डरा कर रख दिया। साथ ही काले धुएं ने बड़े इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया। वहां दूर से ऊंची ऊंची लपटों के साथ काला धुआं तेजी से आसपास फैलता नजर आया। बीच हाईवे पर विकराल हुई आग की वजह से गाड़ियों का आना जाना रुका रहा, जबकि दूसरी तरफ से गुजर रहे कई लोगों की तो रूह कांप उठी। आग इतनी तेज थी कि हाईवे के किनारे 3 झोपड़ियां और एक मोटरसाइकिल भी जलकर राख हो गई। बताया गया कि एलपीजी सिलेंडरों से भरा वो ट्रक भोपाल से जबलपुर जा रहा था, लेकिन रायसेन में नेशनल हाईवे 45 से गुजरने के दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और पलटते ही वो आग से घिर गया और इसकी वजह से उस पर सवार उन दोनों लोगों की जान चली गई। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए एक पुरानी कहावत को सच कर दिया। वो लोग कई समस्याओं के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने के लिए भैंस के आगे बीन बजाते दिखे और ऐसा करके उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उनकी नहीं सुनी गई। इसके लिए बाकायदा काले रंग की भैंसें वहां बुलाई गई। इसके बाद कुछ लोग उनके सामने बीन बजाते दिखाई दिए। इस दौरान वो लोग विरोध जताने के लिए अपने साथ कई पोस्टर भी लाए। साथ ही अपने इलाके के नेताओं के खिलाफ जमकर उन्होंने नारेबाजी भी की। योगी मोदी आपसे जनप्रतिनिधियों की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि उनके कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्याओं को नहीं निपटाया गया। 1-2 बार प्रशासन कभी सुनता है, बात करने आ जाते हैं, झूठो मूठा आश्वासन हो जाता है। उन लोगों के मुताबिक जब उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उन्हें मजबूरन इस तरह से विरोध जताना पड़ा। हालांकि आगरा में इस तरह से भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध करने का मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया और सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा होने लगी। उधर ऑनलाइन पढ़ाई कराने वाले प्लेटफॉर्म बायजूस के सभी दफ्तर बंद होंगे। आर्थिक संकट में घिरे ऑनलाइन पढ़ाई कराने वाले प्लेटफॉर्म बायजूस ने अपने सभी दफ्तरों को बंद करने का ऐलान किया। इसके साथ ही कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने का निर्देश दिया।
हैदराबाद मेट्रो रेल की सफलता की कहानी को दुनिया की मशहूर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी केस स्टडी में शामिल कर लिया। इसके साथ ही इस यूनिवर्सिटी की मैगजीन में इस केस स्टडी को प्रकाशित भी किया गया। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट ऑटो, कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, पावर, बैंक और मेटल सेक्टर के शेयरों में रही। इसकी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 616 अंक गिरकर 73,502 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 160 अंक लुढ़ककर 22,332 के स्तर पर आ गया। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए एक सड़क हादसे की खबर से पूरे राज्य में सनसनी मच गई। वहां बोरियों से भरे एक ट्रक का बैलेंस अचानक बिगड़ा और वो एक कार के ऊपर जाकर पलट गया। और इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि उस कार में 3 बच्चों समेत 7 लोग दब गए। तस्वीरों में एक आदमी उस गाड़ी की ड्राइवर सीट पर फंसा नजर आया, जबकि एक महिला पीछे वाली सीट पर फंसी दिखाई दी। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जो उन लोगों को वहां फंसा देख दंग रह गए। हर बीतते सेकंड के साथ उस गाड़ी में फंसे लोगों की जान पर खतरा बढ़ता गया, क्योंकि वो गाड़ी ऊपर से इतनी बुरी तरह पिचक गई कि उसमें फंसे लोगों का सांस लेना तक दूभर हो गया। इसके बाद वहां क्रेन बुलाई गई, साथ ही कई बड़े पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंच गए। उनकी निगरानी में क्रेन की मदद से उस ट्रक को हटाया गया और फिर उस गाड़ी का एक हिस्सा काट कर लोगों को बाहर निकाला गया। बताया गया कि इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब मुर्गियों के दानों से भरे उस ट्रक का संतुलन बिगड़ा और वो उस गाड़ी के ऊपर जाकर गिर गया। इस बीच लखनऊ में एक तेज रफ्तार कार ने बीच सड़क पर खौफनाक तरीके से 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे का वीडियो जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। वहां टक्कर लगते ही उन दोनों लोगों की जान चली गई, क्योंकि सामने से आ रहे उन दोनों लोगों को वो कार बिल्कुल रौंदती हुई नजर आई। वहां दर्दनाक हादसे से पहले उनमें एक आदमी साइकिल पर सवार होकर सड़क से गुजरता दिखा और दूसरा आदमी एक स्कूटर पर सवार होकर उसके पीछे चलता दिखाई दिया। इसी बीच उनके सामने बेकाबू हुई वो कार आई और जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी तेज थी कि वो दोनों लोग छिटक कर काफी दूर जाकर गिरे। वो साइकिल सवार तो सड़क के दाहिने तरफ गिरा, जबकि वो स्कूटर सवार उछलकर बाईं ओर चला गया। इसके साथ ही वो स्कूटर और साइकिल घिसटती हुई आगे चली गई। इस दौरान उस कार के पीछे चल रहे 2 मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह घबरा गए और कुछ देर के लिए वहीं रुक गए। वहां भीषण हादसे के बाद उस साइकिल और स्कूटर सवार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस बीच भारतीय मुक्केबाज निशांत देव ने वर्ल्ड ओलंपिक्स बॉक्सिंग क्वालिफायर में बड़ी जीत दर्ज की। भारतीय मुक्केबाज निशांत देव ने इटली में चल रहे वर्ल्ड ओलंपिक्स बॉक्सिंग क्वालिफायर के एक मैच में ग्रीस के मुक्केबाज को 5-0 से हरा दिया। उन्होंने 71 किलो कैटेगरी में जीत हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इस जीत के बाद निशांत देव को पेरिस ओलंपिक्स का टिकट हासिल करने के लिए सिर्फ एक और मैच जीतना होगा। हॉकी इंडिया ने पुरुषों के राष्ट्रीय कोचिंग कैंप के लिए 28 सदस्यीय कोर टीम का ऐलान कर दिया। इस कैंप का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में सुबह से शुरू होगा, जो 30 मार्च तक चलेगा। पेरिस ओलंपिक्स की तैयारियों को लेकर इस शिविर को बेहद अहम बताया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से न्यूजीलैंड के ऑकलैंड जा रहे एक विमान में तकनीकी खराबी आने के बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस हादसे में 50 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 5 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा कर दिया। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान उन बदमाशों को रोकने का इशारा किया गया तो उन्होंने पुलिस के जवानों पर फायरिंग कर दी और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो बदमाश कामयाब नहीं हो पाए। पुलिस के मुताबिक उन बदमाशों को रोकने के लिए वहां जवाबी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ के दौरान सड़क के किनारे कई पुलिसकर्मी खेत में तलाशी लेते नजर आए और वहां कई मोटरसाइकिलें और पिस्तौलें सड़क पर पड़ी दिखाई दी। इसके साथ ही जिंदा कारतूस भी जब्त करने का दावा किया गया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से कि 4 घायल हुए। पुलिस के मुताबिक उन बदमाशों से हुई मुठभेड़ में एक सामान ढोने वाली गाड़ी भी जब्त की गई। उस गाड़ी में लूट का सामान भरा होने का दावा किया गया। इस बीच उत्तराखंड के विकास नगर के लोग उस वक्त दहशत से भर गए जब उनके इलाके की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। उन लोगों की धड़कनें तब और बढ़ गईं जब उन्हें पता चला कि जिस फैक्ट्री में आग लगी वहां गाड़ियों के सीट कवर बनाने का काम होता था। इसके बाद तो उस आग के फैलने का डर भी लोगों के दिमाग में घर कर गया और उस फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं को देखकर लगा कि कहीं यह डर सच ना हो जाए। आग लगने की वजह से वहां से इतना काला धुआं निकलता दिखा जैसे वो पूरे शहर को ही निगल देगा। आसपास के कई किलोमीटर तक का आसमान एकदम काला हो गया, क्योंकि उस फैक्ट्री से निकलता डरावना धुआं काफी दूर से भी साफ साफ नजर आया। हालांकि उस फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को बुलाया गया। उनमें मौजूद दमकल कर्मियों ने आग बुझाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वो लोग पानी के पाइपों से लगातार बौछार करते दिखे। हालांकि धुआं इतना था कि कोई उस फैक्ट्री के अंदर जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। बताया गया कि गाड़ियों के सीट कवर बनाने वाली उस फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़की।
आशंका जताई गई कि इस हादसे की वजह से उस फैक्ट्री में मौजूद लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक भयंकर सड़क हादसे का वीडियो देखकर लोगों की रूह कांप गई। वहां एक तेज रफ्तार गाड़ी ने 3 लोगों को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो फुटबॉल की तरह हवा में उछल गए। हादसा उस वक्त हुआ जब वो 3 लोग एक सुनसान सड़क के किनारे टहल रहे थे और तभी पीछे से आ रही उस तेज रफ्तार कार ने उनको बुरी तरह रौंद दिया। टक्कर लगते ही वो तीनों किसी तिनके की तरह हवा में उछल गए। उनमें एक आदमी तो इतनी दूर जाकर गिरा कि लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, जबकि बाकी 2 लोग भी हवा में उछलकर जमीन पर आ गिरे। महज 3 सेकंड के इस वीडियो को देखकर लोगों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि पलक झपकते ही वो गाड़ी उन तीनों को कुचलते हुए वहां से भाग निकली। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो तीनों उस सड़क के किनारे टहल रहे थे। बताया गया कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बुरी तरह घायल हो गया। एक दिन हकीकत की आग में वो जलते हैं, एक दिन हकीकत की आग में वो जलते हैं, उम्र भर ख्यालों की गोद में जो पलते हैं। सौबात की एक बात कही जाहिद ने, चाह कर भी हम जिनका सर कुचल नहीं सकते, मन की आस्ती में तो ऐसे सांप पलते। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की बात।